हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एसीसीए ऑडिट एंड इंश्योरेंस का नेक्स्ट पार्ट रिव्यू एंड रिपोर्टिंग का। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले भी हम सारे पार्ट कर चुके हैं, 2 पार्ट बस और रह गए हैं। इसमें एक वीडियो जो है और उसके बाद एक और वीडियो आएगी और सेक्शन ए आपका ऑडिट एंड इंश्योरेंस का खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज़ 1 जुलाई 2025। आप ऑडिट मैनेजर हो, ग्रेसन कंपनी में रिस्पॉन्सिबल हो ऑडिट करने का हम्फरीज कंपनी का। ये चेन है फूड होलसेलर्स की। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इज नियरिंग कंप्लीशन और ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो ड्यू टू बी साइन नेक्स्ट वीक। तो सारी चीज़ों में बेसिक ये पैराग्राफ देखने को मिलता है आपको। रेवेन्यू $78 मिलियन का है। प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स आपको दिया हुआ है। फॉलोइंग इवेंट्स हैव अकर्ड सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड के बाद जो है वो हुए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो है वो थोड़ा आई एस 10 से रिलेट करना पड़ेगा। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग ये सारी चीज़ें जो है वो आ सकती हैं। ठीक है, क्योंकि ईयर एंड के बाद की बात हो रही है। रिसीवेबल्स में क्या चीज़ हो रही है भैया? हम्फ्रीज कंपनी जो है वो अभी अभी अवेयर हुई है कि जो उनका एक कस्टमर है वो एक्सपीरियंस कर रहा है सिग्निफिकेंट गोइंग कंसर्न डिफिकल्टीज़। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो कस्टमर पे ना करे, और पे ना करे तो हमें अलाउंस वगैरह बनाना पड़ सकता है, राइट ऑफ करना पड़ सकता है। तो देर इज रिसीवेबल बैलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस कस्टमर एट द ईयर एंड ऑफ 0.3 मिलियन। तो 0.3 मिलियन का ही है, तो इतना कुछ मटेरियल मेरे को नहीं दिख रहा, बट स्टिल क्योंकि गोइंग कंसर्न के इशू जो है वो फेस कर रहा है, तो हो सकता है मेरे को राइट ऑफ करना पड़ जाए। जो हम्फ्रीज कंपनी है वो बिलीव करती है जो कंपनी हैज़ बीन ट्रेडिंग फॉर मेनी ईयर्स दे विल रिसीव सम इफ नॉट फुल पेमेंट ऑन द कस्टमर, देयरफॉर नो एडजस्टमेंट हैज़ बीन मेड फॉर द बैलेंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेसिकली ये उनको लगता है कि जो कंपनी कस्टमर वगैरह हैं तो काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, अगर पूरी पेमेंट नहीं तो कुछ ना कुछ पेमेंट तो जो है उससे मिल ही जाएगी, और इसीलिए उन्होंने क्या करा है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करी है। तो ये थोड़ी गलत बात दिख रही है मेरे को। क्यों? क्योंकि यार एक्चुअली उनका गोइंग कंसर्न का इशू आ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस यही रहते हैं कि वो पे नहीं कर पाएगा, और इसलिए आपको कम से कम अलाउंस तो बना ही देना चाहिए अगर आप राइट ऑफ नहीं करने को तैयार। ठीक है, बट यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हो रही, तो इसको देखना पड़ेगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा, उस हिसाब से हम आंसर सेलेक्ट करने वाले हैं। इसके बाद अगर लॉ सूट की बात करें तो एक ही सप्लायर है हमारी कंपनी का, जिसका हम क्लाइंट ऑडिट कर रहे हैं, इज सुइंग देम फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इशू कर रहा है। लॉ सूट वॉज फाइल्ड ईयर से पहले ही जो है वो फाइल हो चुका था। ठीक है, और जो सम क्लेम बाय देम इज़ 1 मिलियन, 1 मिलियन का जो है वो क्लेम मांग रहे हैं। ये जो है वो डिस्क्लोज किया गया एज अ कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इन द नोट। चूँकि कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी इसका मतलब उनके लग रहा है कि ये चांसेस खाली पॉसिबल ही हैं, क्योंकि आई 37 के अकॉर्डिंग कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी तभी आती है, वरना प्रोबेबल होगा तो प्रोविजन रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद इन द नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट recent correspondence from the supplier indicate that they are willing to settle the case for 0.6 million। तो जो बातचीत वगैरह हम लोगों ने देखी सप्लायर के साथ, क्योंकि यहाँ पे ये बात हो रही है ना कि सप्लायर ने उनको स्यू करा है, तो हमने सप्लायर की जब कॉरेस्पॉन्डेंस देखा तो हमने देखा कि वो केस कितने में सेटल हो जाएगा, 0.6 मिलियन में, जबकि जो सम क्लेम कर रहे थे वो 1 मिलियन का था। ठीक है, तो इट इज़ लाइकली दैट हम्फ्रीज कंपनी विल एग्री टू दिस। तो वही बात हो गई, स्टार्टिंग में 1 मिलियन का किया था, अब बातचीत वगैरह में ऐसा कुछ कि भाई देख ले ये सब चीज़ें क्या केस बेस में जाएगा, केस के धक्के खाएगा, ये सब चीज़ें करेगा, 0.6 मिलियन में काम निपटाते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो हम्फ्रीज कंपनी जो दिख रहा है लाइकली दैट हम्फ्रीज कंपनी विल एग्री टू दिस। तो इसका मतलब जो है वो पेमेंट तो फिर यही है कि पेमेंट तो होनी ही होनी है। तो फिर आप लोगों को ऐसे तो इसके हिसाब से प्रोविज़न को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, फिर आप क्यों नहीं कर रहे हो? ओके, इसके बाद वेयर हाउस से रिलेटेड क्या बात चल रही है? फॉलोइंग सिग्निफिकेंट रेन ऑन 20 मई को काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से जो हम्फ्रीज कंपनी के 3 वेयर हाउसेज हैं वो फ्लडेड हो गए। इसका मतलब काफ़ी पानी वानी भर गया। जो सारी इन्वेंट्री स्टोर करी गई थी वो डैमेज हो गई और डिस्पोज ऑफ करना पड़ गया उसको। एक सारी ख़राब हो गई तो फेंकना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा वेयर हाउस से बाहर। जो इंश्योरेंस कंपनी है हैज़ ऑलरेडी बीन कॉन्टैक्टेड, उसको कॉन्टैक्ट कर दिया गया, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स अभी तक नहीं रिसीव हुआ। सबसे बड़ी बात सब्सिक्वेंट पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, और जो फ्लड है वो भी बाद में हुई है। तो सबसे पहली बात ये तो आपको पता होना चाहिए, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ठीक है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट का मतलब अगर मेरा ईयर एंड पे कोई सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही होती तो मैं इसको एडजस्टिंग बना देता, कोई एडजस्टमेंट डाल देता फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, क्योंकि मेरे को फ्लड का यहाँ पे ईयर एंड पे थोड़े पता था, ये तो यहाँ पे बीच में फ्लड आ गई। ठीक है, और अभी हमें इंश्योरेंस वगैरह भी नहीं मिली, तो पहली बात तो ये क्लेम मेरे लिए नॉन एडजस्टिंग होने वाला है। उसके बाद कोई अमेंडमेंट जो है वो डिस्क्लोजर वगैरह जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इससे रिलेटेड नहीं बनाएगा। हाँ, आप लोग ऐसा बता सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री डैमेज हुई है, इंश्योरेंस का कोई पता चला नहीं है, तो आप डिस्क्लोजर काइंड ऑफ इसका भी दे सकते थे, बट एडजस्ट करना पड़ जाए वो नहीं चलेगा क्योंकि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं क्योंकि अब ये केस ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको ये केस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैंने पूरा ट्राई करा है कि जिस भी तरीके से आपको केस किसी ना किसी तरीके से आपको केस समझ में आए, क्योंकि अगर आपको बैकग्राउंड समझ में आएगा, कंपनी समझ में आएगी, इंडस्ट्री समझ में आएगी, वो क्या काम कर रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो आप उसके हिसाब से क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। ठीक है,
आगे चलते हैं आप 181 क्वेश्चन, इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है। कैलकुलेट करो मटेरियलिटी लेवल ऑफ द रिसीवेबल एंड सेटलमेंट फिगर फॉर द लॉसूट बाय रेफरेंस टू द प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, और बताओ कि वेदर दे आर मटीरियल। आंसर टू कैलकुलेशन शुड बी राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर तक आपको जो है वो लेके आना है, कोई डेसिमल प्लेस नहीं होनी चाहिए। तो बेसिक कैलकुलेशन आपको दी हुई है यार। एक बात बताओ, आप लोगों को रिसीवेबल और लॉसूट दोनों को जो है वो कैलकुलेशन करना है और बताना है कि क्या मटेरियल है या फिर नहीं, और किससे रिलेट करके बताना है आप लोगों को, पीबीआईटी से, यानी कि प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स से। प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ था कि कितना था हमारा, यहाँ पे ऊपर दे रखा था ना, यस ये देखो 7.5 मिलियन। और आपको पता है कि जो रेंज होती है पीबीआईटी की वो कितनी होती है, 5 से लेके 10% तक के बीच में। तो अब यहाँ पे अगर मेरे को मटीरियलिटी निकालनी है रिसीवेबल और लॉसूट की, किस हिसाब से निकालूंगा, तो रिसीवेबल्स का अमाउंट हमारा था 0.3 मिलियन, ठीक है। तो 0.3 मिलियन अगर रिसीवेबल का अमाउंट था, और टोटल जो मेरा प्रॉफिट था वो 7.5 मिलियन का था, 7.5। तो ये हमारा 0.3 अपन मैं 7.5 करूँगा। अब इसके बाद मल्टीप्लाई अगर इसको 100 के साथ कर देंगे तो परसेंटेज में जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये 0.3 डिवाइड बाई 7.5 मल्टीप्लाई बाई 100, ये होता है 4%, ठीक है, ये आ गया 4%। और आप लोगों को पता है जो पीबीआईटी का केस होता है उसमें 5 से लेकर 10% के बीच में मटेरियल चीज़ें आती हैं, ये 4% जो है वो 5 से नीचे ही चल रहा है, तो मटेरियल नहीं होने वाला, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट मटेरियल। अब सिमिलरली अगर लॉसूट का भी निकालना चाहें, और क्योंकि यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि लॉसूट बाय रेफरेंस टू द प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, और यहाँ पे सेटलमेंट फिगर बतानी है, ठीक है, लॉसूट की सेटलमेंट वाली फिगर, तो हो सकता है कि यहाँ पे दिक्कत क्या करते हैं लोग कि ये 1 बिलियन को चूज़ कर लें। भैया उन्होंने साफ साफ बोला हुआ है कि आपको सेटलमेंट फिगर बतानी है, तो सेटलमेंट फिगर बताओ, और आप सेटल किस पे कर रहे हो कि 0.6 मिलियन पे, तो 0.6 मिलियन पे निकालना। इसको भी सिमिलरली निकालो, 0.6 डिवाइडेड बाई 7.5 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो 0.3 का डबल ही हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी डबल ही हो जाएगा, 8% बन जाएगा, ठीक है, इसमें कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब बाकी आप लोग एक बार कैलकुलेट करना चाहो तो वो कर भी सकते हो, 8% ही आएगा, ठीक है। तो 5 से 10% होता है, और 8 जो है वो बीच में आ रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, लॉसूट मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको काफ़ी आराम से समझ में आएगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना भैया, एकदम मैं तो कहूँगा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसके 2 नंबर फ्री में उठा लो, ओके। आगे देखो 182, इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसीवेबल और लॉसूट सेलेक्ट द टाइप ऑफ इवेंट एंड द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो रिसीवेबल और लॉसूट में बताना है कि एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, और हम लोगों को जो है वो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो हमने वैसे ऊपर वेयर हाउस की तो बात कर ही ली थी, बट अब रिसीवेबल और लॉसूट का भी देख लेते हैं जाके, क्योंकि रिसीवेबल्स में हम लोगों को जो है वो पहले से ही पता था कि बिकम अवेयर, हम प्री कंपनी जैसे अवेयर हुई है कि कस्टमर जो है सिग्निफिकेंट गोइंग कंसर्न डिफिकल्टीज देख रहा था। रिसीवेबल बैलेंस पहले से ही था कस्टमर से रिलेटेड, ईयर एंड पे देख लो, ईयर एंड पे पहले से ही बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा था, तो बस मेरे को आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई सिचुएशन ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती है तो वो मेरे लिए क्या हो जाता है, एडजस्टिंग इवेंट हो जाता है, ठीक है। तो रिसीवेबल तो एडजस्टिंग हो गया। उसके बाद लॉसूट के बारे में बात करें तो एक ही सप्लायर था जो कि शू कर रहा है, और जो लॉसूट फाइल हुआ था प्रायर टू द ईयर एंड, देख रहे हो, ईयर एंड से पहले ही जो है फाइल हो गया था। अगर ईयर एंड के बाद होता तो ये भी नॉन एडजस्टिंग हो जाता, बट क्योंकि ये पहले ही ईयर एंड से हो चुका है तो ये भी हमारे ईयर एंड का पार्ट होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, एडजस्टिंग इवेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एडजस्टिंग था, ये भी एडजस्टिंग था, लेकिन एक वेयर हाउस वाला था वही खाली नॉन एडजस्टिंग इवेंट था, ओके। क्योंकि यहाँ पे देख लो, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये नॉन एडजस्टिंग क्यों था। वैसे हमने उस टाइम बात करी थी कि जो तीनों वेयर हाउस फ्लड हुए हैं वो 20 मई को हुए हैं, और हमारा जो ईयर एंड है वो कब का है, 31 मार्च, ठीक है। तो ईयर एंड के बाद ही, और ईयर एंड पे इसकी कोई संभावना भी नहीं थी कि भैया एकदम से फ्लड आ जाएगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन एडजस्टिंग। तो अभी फ़िलहाल हमसे रिसीवेबल और लॉसूट का ही पूछा है, तो रिसीवेबल भी क्या है भैया, एडजस्टिंग है, लॉसूट भी एडजस्टिंग है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को रिकोगनाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, रिकोगनाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्टिंग इवेंट्स को एडजस्ट किया जाता है और रिकोगनाइज़ किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और बेसिक क्वेश्चन कहूँगा मैं, इतने ज़्यादा टफ नहीं थे। आगे चलते हैं 183 पे, इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट प्रोसीजर टू रीच अ कंक्लूजन ऑन द आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। तो एक रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल से हमें अगर पहुँचना है तो कौन सा प्रोसीजर अप्रोप्रिएट नहीं है वो बताना है। तो आप कस्टमर को कांटेक्ट कर लो डायरेक्टली, अरे मैं आगे नहीं पढ़ूँ तो मैं यही कह दूँगा, यही अप्रोप्रिएट नहीं है। आप अगर सीधा कस्टमर को कांटेक्ट कर लेते हो और इंक्वायर करते हो कि वेदर दे आर लाइकली टू पे द आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता कि सीधा आप कस्टमर पे जाओ और उनसे पूछो कि यार तुम पेमेंट करोगे या फिर नहीं करोगे।
बाकी आगे भी पढ़ लेते हैं क्या, इससे भी बुरे बुरे रिस्पॉन्सेज दिए हुए हैं हमको तो, बट मेरे को तो पहले वाला ही देखने से लग रहा है। बाकी आगे बढ़ते हैं। रिव्यू कर लो कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द कस्टमर एंड येस टू असेस वेदर देयर इज एनी लाइक्लीहुड ऑफ येस। अगर दोनों के बीच में जो भी कंपनी और रिसीवेबल के रिलेटेड बात हुई है तो देख लो, उससे आपको पता चल सकता है कि हाँ क्या आपको पैसे रिसीव होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो एक अच्छा प्रोसीजर है। रिव्यू कर लो पोस्ट ईयर एंड पीरियड टू सी इफ एनी पेमेंट्स हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर येस। अगर आप ईयर एंड के बाद देखते हो कि आपको लगता है कि रिसीवेबल ने पेमेंट आपको दी हुई है तो इसका मतलब ये सही है कि आप रिसीव कर लोगे, वरना नहीं करोगे। तो इससे भी आपको आउटस्टैंडिंग बैलेंस के बारे में पता चलता ही है। बाकी डिस्कस द आउटस्टैंडिंग डेट विद द क्रेडिट कंट्रोल मैनेजर येस। आप क्रेडिट कंट्रोल मैनेजर के साथ जो भी आउटस्टैंडिंग डेट है उससे डिस्कस कर सकते हो, ताकि आप लोगों को थोड़ा पता चले कि आपने क्योंकि इसका क्रेडिट सेट करा होगा कि आप इसको क्रेडिट पे इतना सामान दे दो, तो आपने किस बेसिस पे दिया, ये सारी चीज़ें जो है हम बात कर सकते हैं। तो इससे भी आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल से रिलेटेड आप अप्रोप्रिएट प्रोसीजर कह सकते हो। लेकिन बस एक जो पहले वाला है कि सीधा कस्टमर को कॉन्टैक्ट कर लो, उनसे बात कर लो भैया कि कैसा आउटस्टैंडिंग बैलेंस आप पे करोगे नहीं करोगे, ये अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा आपका, बाकी सारे जो हैं वो गलत। इसके बाद आगे चलते हैं 184 पे। एज्यूमिंग दैट द रिसीवेबल एंड वेयर हाउस इशूज़ आर रिजॉल्व। जो रिसीवेबल और वेयर हाउस का इशू है वो रिजॉल्व कर दिया गया है, लेकिन लॉ सूट का इशू जो है वो अभी तक अनरिजॉल्व है। तो आपको बताना है, थ्री ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन टाइटल्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर रिपोर्ट। अगेन ऑडिटर रिपोर्ट का क्वेश्चन हर बार ये बोलता आया हूँ कि ऑडिटर रिपोर्ट को अच्छे तरीके से देख लो, कंटेंट वगैरह जो भी है उसको अच्छे तरीके से समझ लो तो बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अब एक काम करते हैं, ऊपर चलते हैं और यहाँ पे आपको लॉ सूट से रिलेटेड देख लेते हैं क्या मटेरियल केस था भी नहीं, क्योंकि हमारे ओपिनियन पे वही इम्पैक्ट डालेगा। देखो लॉ सूट जो था वो हमारा क्या था, 8% बन रहा था। जो 8% होता है वो मटेरियल होता है। ठीक है, और अगर लॉ सूट वाला जो है वो चीज़ सही नहीं करी गई तो मटेरियल इम्पैक्ट क्या हो जाता है, मेरा ओपिनियन क्या हो जाएगा, क्वालिफाइड। ठीक है, ये बात आई होप आपको सारी चीज़ें पता है, क्योंकि अगर कोई मटेरियल चीज़ है और वो सही नहीं हो रही है तो मेरा ओपिनियन जो है वो क्वालिफाइड हो जाएगा। फिर जो बेसिस फॉर ओपिनियन होता है वो भी बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें कह रहे हैं। कि सबसे पहले ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। येस, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यार हर रिपोर्ट में आती है। जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, ये सारी की सारी ऑडिटर की रिपोर्ट्स में आती ही आती है। तो इसका अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो लॉ सूट से कोई रिलेशन नहीं है। अब हर ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर आप ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते ही देखते हो, तो ये तो इंक्लूड हो गई होगा। तीन में से एक चीज़ मिल गई। बेसिस फॉर ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन नहीं, क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मैटर क्या था, मटेरियल था। और जब मटेरियल मैटर होता है अगर वो सही नहीं किया गया तो आपका ओपिनियन क्या हो जाता है, क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, बट यहाँ पे लिखा है बेसिस फॉर ओपिनियन, तो इसलिए इंक्लूड नहीं होगा। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, येस ये आप इंक्लूड करोगे क्योंकि बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन आता है क्वालिफाइड ओपिनियन से रिलेटेड। ठीक है, की ऑडिट मैटर, अब ये आपको पता होना चाहिए की ऑडिट मैटर किसके लिए होते हैं, लिस्टेड कंपनीज़ के लिए। ठीक है, लिस्टेड एंटिटीज़ होती हैं वो उसके लिए, जो लिस्टेड क्लाइंट होते हैं। लेकिन क्योंकि इस केस में कहीं पे भी आपको दिख रहा है कि हमारे पास जो है वो लिस्टेड कंपनी है, यहाँ ऊपर आप पढ़ सकते हो पूरी जगह पे कहीं पे भी आपको अगर लिस्टेड देखने को मिल रहा हो तो मेरे को बता देना, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, कहीं पे भी लिस्टेड जो है वो नहीं लिखा हुआ, और जब भी लिस्टेड नहीं लिखा होता तो इसको ऐसा पहले से एज्यूम करा जाता है कि कंपनी अनलिस्टेड है। ठीक है, और अनलिस्टेड कंपनीज़ के अंदर कैम का सेक्शन नहीं आता, नहीं की ऑडिट मैटर का सेक्शन नहीं आता है। ठीक है जी, अगर ये लिस्टेड होती तो यस ज़रूर की ऑडिट मैटर्स को लाया जाता, बट अभी फ़िलहाल के लिए नहीं इंक्लूड किया जाएगा, इसको नॉट इंक्लूडेड में डाल दो। ठीक है, आगे ओपिनियन, अब यहाँ पे ओपिनियन दिया हुआ है, अगेन मैंने आपको बताया कौन सा इसकी जगह क्या आएगा, क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, क्योंकि ओपिनियन को हमने क्वालिफाई कर दिया तो क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा, इसलिए ये भी नॉट इंक्लूडेड आ जाएगा। लास्ट में क्वालिफाइड ओपिनियन, यस क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा। अगर मैं आपको बताऊँ ना, ये एकदम आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको ऑडिटर रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए और बेसिक से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और पता कर पा रहे हो कि किस लेवल के कुछ जो है वो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं और किस हिसाब से अगर आप तैयारी करो तो आप कितने अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं 185। इसमें देखोगे लास्ट क्वेश्चन है इस केस का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेयर हाउस। वेयर हाउस से रिलेटेड क्या चीज़ सही है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द एसेट्स डैमेज ड्यूरिंग द फ्लड शुड बी रिटन डाउन टू देयर रियलाइजेबल वैल्यू। अगर आप लोगों को पता होगा कि हमारी इन्वेंट्री सारी डैमेज हो गई थी, इंश्योरेंस की बात हुई थी, बट हमें ऐसा कुछ इंश्योरेंस का सीन दिखा नहीं था, तो इसीलिए अब यहाँ पे आपको पहले में आपको बता दिया कि जो एसेट अगर डैमेज हो जाता है फ्लड के दौरान तो आपको राइट डाउन कर देना चाहिए इन्वेंट्री को। क्या एक बात बताओ, वेयर हाउस का इवेंट नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट नहीं था? ऊपर लेके चल लेते हैं, मैं आपको ऊपर ही बता रहा था भैया कि जस्ट क्या है, नॉन एग्जिस्टिंग, ये देख रहे हो
अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो पहली बात तो मैं इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको एडजस्ट ही नहीं करूँगा, अगले साल की अगले साल देखी जाएगी, ठीक है। इस साल के लिए तो मैं उसको एडजस्ट करने ही नहीं वाला। नॉन एडजस्टिंग इवेंट को बस क्या कर सकता हूँ, मैं डिस्क्लोज कर सकता हूँ अगर वो मटेरियल होगा, ठीक है। अगर मटेरियल नहीं है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे मेरे को कोई वैल्यू वगैरह भी नहीं दे रखी, ठीक है। बट अगर मटेरियल हो जाए तो हाँ, नॉन एडजस्टिंग इवेंट को मैं डिस्क्लोज कर सकता हूँ। बाकी अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरे को कुछ चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है, एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए एडजस्टिंग इवेंट नहीं था। एडजस्टिंग इवेंट होता तो हाँ, मैं कर सकता था, बट ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट था, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को ये चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसको तो हटाओ। इफ़ द इम्पैक्ट ऑफ द फ्लड इज़ मटीरियल द डायरेक्टर शुड इंक्लूड डिस्क्लोजर नोट इट इज यस। यही तो बात मैंने भी आपको बताई कि अगर इम्पैक्ट मटीरियल होता है तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्लोजर दे सकते हो बस, क्योंकि नॉन एडजस्टिंग इवेंट पे डिस्क्लोजर ही दिया जाता है, ठीक है। द इंश्योरेंस क्लेम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन कॉन्टेंजेंट एसेट तो नहीं यार कर सकते आप। कॉन्टेंजेंट एसेट मतलब एकदम सीधा आप लोगों को क्या करना चाहिए, एकदम से आप वर्चुअली सर्टेन होगा तब जाके आप एक एसेट को रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे आपको कुछ ऐसा सीन दिखा नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने तो वहाँ पे बताया ही नहीं था कि वो पेमेंट होगी नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको वहाँ पे दिखा देता हूँ यहाँ पे कि इंश्योरेंस कंपनी जो है हैज़ ऑलरेडी बीन कॉन्टैक्टेड बट नो रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिसीव्ड एज ऑफ येट। तो इसलिए डिस्क्लोजर या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अभी तक इंश्योरेंस वाले से कुछ आया ही नहीं। जब अगर लाइकली होता तो मैं एसेट्स वगैरह रिकॉर्ड करने को देख लेता, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ क्योंकि उनकी तरफ से आ ही नहीं रहा है तो फिर क्या ही कर सकते हैं, ओके। तो इसलिए वाला भी गलत हो जाएगा। बाकी आगे लास्टली देखते हैं, एज द फ्लड अकर्ड आफ्टर द ईयर एंड इट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। नहीं, ऑडिटर की रिपोर्ट पे अगर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये गलत बात है। अगर मान के चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मटेरियल मिस्टेट नहीं हो रही है, तो अगर हम इससे हमारी जो है वो ऑडिटर की रिपोर्ट हो सकती है इम्पैक्ट, क्योंकि जैसे मान के चलो वो मैटर क्या हो गया, मटेरियल, ठीक है। अब मैटर मटेरियल है तो उसको डिस्क्लोज़ कर देना चाहिए था। अब रिस्क ये है कि उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया गया, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था साफ साफ कि डिस्क्लोजर नहीं दिया है। अब मैटर मटेरियल होता और उसको डिस्क्लोजर कर देना पड़ता, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है कि मिस स्टेटमेंट है, और मिस स्टेटमेंट है तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑडिटर की रिपोर्ट बदलनी पड़ जाएगी, ऑडिटर की रिपोर्ट पे इम्पैक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई, सेकेंड वाली सही होगी। इसी के साथ आपका ये वाला भी क्वेश्चन होता है ख़त्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं भैया क्या कह रहा है उसके अंदर। सो अब कर रहे हैं भैया नेक्स्ट केस। इट इज़ 1 जुलाई अगेन 2025। यू आर द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ ग्रीनफील्ड कंपनी, और आप जो है वो परफॉर्म कर रहे हो फाइनल रिव्यू ऑफ ऑडिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ग्रीनफील्ड कंपनी जो है वो स्पेशलाइज है मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट में, जो कि हेल्प करता है कि टॉक्सिक एमिशन वगैरह जो है वो कम हो सकें प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स के अंदर। कंपनी जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है भैया पिछले 8 साल में देखा जाए तो, और एंड दिस इज़ ड्यू पार्टली टू द वारंटीज़ दैट द कंपनी गिव टू इट्स कस्टमर। तो कस्टमर्स को जो वारंटी देती है उसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो बढ़ी है। इट गारंटीज़ इट्स प्रोडक्ट फॉर 5 ईयर। वो गारंटी करती है अपने प्रोडक्ट को 5 साल के लिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो एंड इन दिस पीरियड इट अंडरटेक्स टू फिक्स देम, या तो उसको वो ठीक करती है, रिपेयर वगैरह कराती होगी, या फिर रिप्लेसमेंट जो है वो रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट जो है वो भिजवा देती है, यानी कि एकदम चेंज करके नया प्रोडक्ट दे दी, ठीक है। और 5 साल की मायने रखती है भैया, ठीक है। इसलिए जो है वो काफ़ी रैपिडली ये जो है वो ग्रो कर रहे हैं। द फॉलोइंग इशूज़ हैव बीन लेफ्ट फॉर योर अटेंशन। तो आपके पास ये जो है वो इशूज़ हैं। सबसे पहला रिसीवेबल बैलेंस का है, जो कि विंग फ्रॉम येलो मिक्स कंपनी है। ग्रीनफील्ड कंपनी के पास जो मटेरियल रिसीवेबल बैलेंस है, जो कि विंग फ्रॉम इट्स कस्टमर Yellow Mix Company. During the year-end audit, your team reviewed the aging of this balance and found that no payments had been received from Yellow Mix Company for over 6 months. तो पिछले 6 महीने से ये येलो मिक्स कंपनी नाम के कस्टमर ने अभी तक पेमेंट नहीं करी है। तो हम लोग जो है वो एजिंग वगैरह जो है वो रिव्यू कर रहे हैं कि भाई हम कंपनी को कितने टाइम में जो है वो पैसा वगैरह मिल जाता है, और 6 महीने तो यार वैसे देखने में तो काफ़ी ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, क्या अलाउंस बनाना चाहिए, क्या राइट ऑफ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और एंड ग्रीनफील्ड कंपनी विल नॉट अलाउ दिस बैलेंस टू बी सर्कुलराइज। इसका मतलब क्या होगा कि आप सीधा डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जाके वो कहते हो ना कि कस्टमर से बात कर लो, उससे पता चल जाएगा कि आपको रिकवर होने वाला है। नहीं तो उन्होंने साफ सीधा सा मना कर दिया है कि सर्कुलराइज नहीं होना चाहिए, तो आप इससे रिलेटेड कोई चीज़ भी नहीं देख सकते। इंस्टेड मैनेजमेंट ने एश्योर करा है हमारी टीम को कि वो प्रोवाइड करेंगे हम लोगों को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, जो कि कंफर्म करेगी कि बैलेंस जो है वो रिकवरेबल का जो भी बैलेंस होगा वो कंफर्म कौन करेगी, मैनेजमेंट के रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। और अगेन अब इसमें आप लोगों को एक चीज़ की नॉलेज ज़रूरी होना है कि आप लोगों को पता होना चाहिए क्या चीज़ रिलायबल एविडेंस होती है, क्या चीज़ नहीं होती। अगर आपको कोई भी इंटरनल एविडेंस मिल रहे हैं, जैसे कि मैनेजमेंट ने कुछ बता दिया, जैसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो गया, मैनेजमेंट तो अपने बारे में सही बताएगी, तो आप ऐसा चाहते हो कि हमेशा कोशिश करते हो कि आपको एक्सटर्नल
कोई एविडेंस मिले। यानी कि मान के चलो आप इससे बढ़िया क्या हो सकता था कि आप ऐसा कर सकते हो कि लाइक आप पोस्ट ईयर एंड बैंक रिसीप्ट देख सकते हो कि अगर ईयर एंड के बाद में आपको इसके नाम से पैसे आ रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं बैंक स्टेटमेंट के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के रिकवरेबिलिटी के चांसेस हैं, अदरवाइज़ नहीं है। लेकिन अगर मैंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन खाली ले लिया तो ये लेस रिलायबल एविडेंस होगा और ये हमारे लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है भैया। एक वारंटी प्रोविजन से रिलेटेड भी बात है। द वारंटी प्रोविजन इंक्लूड करता है विद इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज़ मटेरियल। तो जो वारंटी प्रोविजन है वो मटेरियल है, तो ओपिनियन वगैरह चेंज हो सकते हैं इसी वजह से। द ऑडिट टीम हैज़ परफॉर्म टेस्टिंग ओवर द कैलकुलेशंस एंड assumptions विच आर कंसिस्टेंट विद प्रायर ईयर्स। तो बस उन्होंने जो है वो कैलकुलेशन वगैरह कर ली और एजम्पशन देख ली पिछले साल से, बस सही है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स वगैरह जो है वो बेसिकली काइंड ऑफ लगा दिए। The team has requested a written representation from management confirming the basis and amount of the provision reasonable. Management has yet to provide this representation. Again यहाँ पे आप क्या कर रहे हो भैया, आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हो, जो कि एक अगेन क्या होगी, बहुत लेस रिलायबल एविडेंस रहेगा। और इस केस में तो यही होना चाहिए कि कुछ और चीज़ आप लोग जो है वो मांग के चल सकते हो, क्योंकि पहली बात तो देखो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का अलग अलग मतलब होता है और अलग अलग चीज़ों पे आप देख सकते हो। जैसे हमने येलो मिक्स पे बात करी तो यहाँ पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से बढ़िया चीज़ थी कुछ अवेलेबल कि हम पोस्ट ईयर एंड बैंक रिसीप्ट देख सकते थे, ताकि हमें पता चले कि कस्टमर पे कर रहा है, रिकवरेबिलिटी के क्या चांसेस है। बट अगर वारंटी प्रोविजन में देखें, यहाँ पे मेरे पास रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगी, इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन क्या है, क्योंकि प्रोविज़न जो है वो मैनेजमेंट की जजमेंट है। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि मैनेजमेंट ही जजमेंट के हिसाब से लगती है कि हाँ हमें प्रोविज़न रिकॉर्ड करना है नहीं करना है, क्या प्रोबेबल पॉसिबल, ये IS-37 की सारी क्राइटेरिया। ठीक है, तो अब ये मैनेजमेंट की जजमेंट के ऊपर है कि उन्होंने किस हिसाब से प्रोविज़न को देखा होगा। तो अब इसका मैं एक्सटर्नल एविडेंस जो है वो कोई ऐसा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस में नहीं देख सकता। ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए मेरे को किस पे रिलाई करना पड़ेगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, क्योंकि इससे बढ़िया और मैं क्या आपको भी बताऊँ, मैं इससे बढ़िया क्या चेक कर सकता हूँ, पिछली ईयर से बस कंपैरिजन वगैरह कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि हाँ मतलब उसके हिसाब से ही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा, एकदम से डिक्रीज़ तो नहीं आया प्रोविजन में, एकदम से इंक्रीज़ नहीं आया, कि किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, और बस मैं लास्ट में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लूँगा, भैया देखो तुमने जो भी जजमेंट वगैरह करी है एरिया, तो तुम अपने में लिख दो कि तुमने जो भी है सारी चीज़ें सही सोच के करी हैं। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ही है रिसीवेबल में भी और वारंटी प्रोविजन में भी, लेकिन दोनों का इम्पैक्ट अलग अलग पड़ रहा है। यहाँ पे इससे बढ़िया रिलायबल एविडेंस मेरे को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जजमेंट से सारी चीज़ें रिलेटेड है, तो मैनेजमेंट से बढ़िया बात कौन बता सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला केस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा बड़ा केस नहीं था, और जितना भी था अगर आपको ये समझ में आ गया तो बाकी सारे क्वेश्चन आपसे काफ़ी आराम तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 186 सेलेक्ट करो अप्रोप्रिएट वर्ड्स या फिर फ्रेजेस फ्रॉम द ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। ऑप्शन में भी सिलेक्टेड मोर देन वन, तो एक से ज़्यादा बार ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो डैश इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिसीवेबल बैलेंस, दिस इज़ बिकॉज। तो आपको ये बताना है कि पहले वाले इसके अंदर से क्या अप्रोप्रिएट है या फिर नहीं है। एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज़ अप्रोप्रिएट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसीवेबल बैलेंस, क्या आपको लगता है पहले अप्रोप्रिएट है या फिर इनअप्रोप्रिएट है। तो हम लोगों ने ऊपर देखा ही था कि जैसे रिसीवेबल बैलेंस के ऊपर कि यहाँ पर जो है वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से बढ़िया वही हमने जैसे पोस्ट ईयर एंड आफ्टर की कैश रिसीप्ट जो है वो देख लेंगे, बैंक रिसीप्ट देख लेंगे कि रिकवरेबिलिटी हो रही है या फिर नहीं। तो जो रिसीवेबल की केस में है तो यहाँ पे तो मेरे को अप्रोप्रिएट नहीं दिख रहा है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तो इधर तो आ जाएगा नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है, नॉट अप्रोप्रिएट क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूँ कि जो अदर प्रोसीजर्स कैन बी परफॉर्म विच प्रोवाइड मोर रिलायबल एविडेंस, बाकी और भी प्रोसीजर जो हैं वो परफॉर्म करे जा सकते हैं जो कि और ज़्यादा रिलायबल एविडेंस। देखो रिलायबल एविडेंस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी, लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा रिलायबल एविडेंस भी जो है वो मेरे को मिल सकता है, जिस हिसाब से मैंने आपको पोस्ट ईयर वाली कैश रिसिप्ट वगैरह जो है वो बताई। ठीक है, तो वो हम देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखोगे तो इन सब में से अगर आप चूज़ करके देख सकते हो, तो एक आइदर स्पेसिफिकली रिक्वायर्स रिटर्न रिप्रेजेंटेशन टू बी ऑब्टेन फॉर द आइटम, ना ऐसा तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए ये वाले स्टेटमेंट बाकी कोई भी सही नहीं रहेगी। बाकी आगे चलेंगे तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज, अब बताओ अप्रोप्रिएट होगी या नहीं होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ वारंटी प्रोविजन। यहाँ पे भी हम लोगों ने ऊपर क्या बात करी कि मैनेजमेंट की जजमेंट से रिलेट करती हैं सारी चीज़ें, तो अब जजमेंट से रिलेट करती है तो मैनेजमेंट ही जानती है उसने किस हिसाब से जो है वो एजम्पशंस लगा के चलें। ठीक है, तो इसीलिए हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पे बस इतना ही लिखवा सकते हैं कि भैया तुमने जो जजमेंट लगाई है वो लिख के दे दो कि सही लगा रखी है। तो इस केस में रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है वो अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट और क्यों रहेगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इसके अंदर जो है वो मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व है, इसका मतलब द मैटर इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट जजमेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। ये हमने जब केस कर रहे थे तो तब हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से बात कर ली थी कि क्या होगा और क्या नहीं होगा।
इसके बाद 187 पे चलते हैं भैया। एज्यूमिंग दैट द डायरेक्टर्स ऑफ ग्रीनफील्ड कंपनी रिफ्यूज़ टू प्रोवाइड अ रिटन रिप्रेजेंटेशन टू द ऑडिटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो अगर उन्होंने हमें मना कर दिया कि हम रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे भैया, जो करना है कर लो, तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या स्टेटमेंट जो है वो सही रहने वाली है। तो सबसे पहले द रिफ्यूज़ल टू प्रोवाइड अ रिटन रिप्रेजेंटेशन विल ओनली बी अ मैटर ऑफ कंसर्न इफ़ इट रिलेट्स टू अ मटीरियल एरिया ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर खाली मटीरियल होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड तभी हम रिटन रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं भैया। जजमेंट भी हमारे लिए कुछ मायने रखती है। अगर कोई तुम जजमेंट वाली चीज़ पे तुम रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, हालांकि मान लो वो मटेरियल नहीं भी है, बट स्टिल हमें तो रिटन रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें तो अपने एविडेंस वगैरह इकट्ठे करने ही है। लास्ट में हमें सब लिख के आना है ना भैया, रिपोर्ट में तुमने सही करी है, हमें स्टेटमेंट करी है नहीं करी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो खाली अगर वो मटेरियल होगा इसीलिए आप जो है वो रिटन रिप्रेजेंटेशन का सही नहीं करोगे, तो ये तो गलत ही हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि द रिफ्यूजल टू प्रोवाइड अ रिटन रिप्रेजेंटेशन में कास्ट डाउट over management integrity and as such the reliability of other evidence provided by the client may be called into question। एकदम सही स्टेटमेंट। आप ऐसा सोच सकते हो कि देखो, पहली बात तो हमने इनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगी, उन्होंने दी नहीं, जैसे वो प्रोविजन से रिलेटेड, ठीक है, वारंटी प्रोविजन से रिलेटेड हमने उनको बोला कि भैया लिख के दे दो तुम्हारी जजमेंट सही होगी, वो नहीं दे रहे। ऊपर से अगर वो ये नहीं देंगे तो हम पे उन पर शक बैठेगा कि यार इन्होंने जो बाकी एविडेंस हमें दिए ना, जो भी हमने इकट्ठे वगैरह करे, वो भी इन्होंने गलत दिए होंगे। इससे हमें मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे शक आ जाएगी, वो सही बताते भी हैं या फिर नहीं बताते, ठीक है। तो अभी तक हमने जितने भी एविडेंस वगैरह इकट्ठे करे होंगे उस पर भी हमें जो है वो शक वगैरह हो जाएगा, फिर हमें थोड़ा और क्वेश्चनिंग माइंड से देखना पड़ेगा, स्केप्टिसिज्म जो है वो लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो एकदम सही स्टेटमेंट है वाली। इसके बाद देखोगे तो द रिफ्यूजल टू प्रोवाइड अ रिटन रिप्रेजेंटेशन विल रिजल्ट इन द नीड फॉर द ऑडिटर टू रिपोर्ट द डायरेक्टर्स टू द इंडस्ट्री रेगुलेटर। नहीं, इतना वो सिग्निफिकेंट मैटर नहीं है कि आप सीधा जाके इंडस्ट्री के रेगुलेटर के पास ही चले जाओ, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट वगैरह जो है वो नहीं होती, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा हटाई दो, तो एलिमिनेशन वाला ऑप्शन था, ठीक है। द ऑडिटर विल नीड टू नोटिफाई द शेयर होल्डर्स ऑफ द इशू इन पर्सन। तो अभी आपको फ़िलहाल के लिए जो है वो शेयर होल्डर्स को नोटिफाई करने की वगैरह ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, तो ऐसा कोई वो ज़रूरी नहीं रहता, ठीक है, अभी के लिए, तो इसलिए ये भी हटा दो। आपके पास एक सेकेंड ऑप्शन वाला जो है वही सही रहेगा, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वही चल के चलो, बस रिफ्यूज़ कर दिया तो आप लोगों ने क्या करना है वही बता दो, ठीक है, आपके हिसाब से क्या होगा। इसके बाद 188 में विच टू ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस कुड रिजल्ट इफ़ ग्रीनफील्ड्स कंपनी रिफ्यूज़ टू प्रोवाइड अ रिटन रिप्रेजेंटेशन लेटर। अब आप लोगों को पता है हमें कुछ चीज़ देने से मना कर रहे हैं, एविडेंस देने से मना कर रहे हैं, इसका मतलब हमें थोड़ा लैक ऑफ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आ जाएगा। तो इसके अंदर दो ही चीज़ें हो सकती हैं, अगर नहीं आया तो एक तो या तो मटेरियल चीज़ होगी या तो मटेरियल प्लस परवेसिव होगी। अगर मटेरियल होती हैं, क्योंकि अगर लैक ऑफ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस की वजह से तो आपका ओपिनियन क्वालिफाइड हो जाता है, लेकिन अगर मटेरियल प्लस परवेसिव है तो फिर आप सीधा डिस्क्लेमर ओपिनियन दे देते हो, क्योंकि भैया आप लोगों को चेक करने का मौका नहीं मिल रहा, आपको एविडेंसेस ही नहीं मिल रहे, तो आप क्या कहते हो कि हमें जो है एविडेंस ही नहीं मिल रहे, हम लोग कुछ चेक ही नहीं कर पाए, तो हम क्या करेंगे, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देंगे। यहाँ पे ये बता रहा है दो ओपिनियंस आपको सेलेक्ट करने हैं कि अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है, मना हो जाता है, तो ये जो अनमॉडिफाइड ओपिनियन है वो सब तो हटा ही दो, ओके। अब इसके बाद आपके पास क्वालिफाइड ओपिनियन है ड्यू टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट, क्वालिफाइड ओपिनियन ड्यू टू इनएबिलिटी टू ऑब्टेन जी, हमारे को जो है वो अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल पाया ना, इसलिए हमने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, मटेरियल मिसस्टेटमेंट की वजह से थोड़ी रही है, क्योंकि हम लोगों को एविडेंस नहीं मिल पाया, कि हम देख ही नहीं पाए कि वो मैनेजमेंट ने अपना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं, तो फिर हम कैसे देख सकते हैं, तो इसलिए हमने जो है वो ओपिनियन को क्वालिफाई कर दिया। एडवर्स ओपिनियन नहीं, एडवर्स ओपिनियन इस केस में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ सफिशिएंट अप्रूव, अगर यहाँ पे मटेरियल कोई चीज़ वगैरह से रिलेटेड होता, मटेरियल प्लस परवेसिव, ठीक है, तब जो है वो हम करते हैं एडवर्स ओपिनियन, ठीक है। और मटेरियल मिसस्टेटमेंट वगैरह कुछ होती है तो हम एडवर्स वगैरह की तरफ देते हैं, हम बोलते कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो टू और फिर भी नहीं दे रही, ठीक है, बट यहाँ पे कोई एडवर्स ओपिनियन का चीज़ नहीं आ रहा। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एज ऑडिटर डज नॉट हैव, यस, आपके पास सफिशिएंट अप्रूव्ड एविडेंस नहीं था कि आप ऑडिट ओपिनियन दे सको, तो इसलिए जो है वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ जाता है। ये कब आता है, जब मटेरियल प्लस परवेसिव होगा, किस केस में, जब आपके पास अप्रोप्रिएट एविडेंस ही नहीं है, और अगर मटेरियल ही है खाली तो फिर आप क्या दे सकते हो, क्वालिफाइड ओपिनियन ड्यू टू इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, ओके जी। आगे चलते हैं। रिटन रिप्रेजेंटेशंस आर रिक्वायर्ड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग आइजा इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरियाज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर अ सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिटन रिप्रेजेंटेशन टू बी ऑब्टेन।
तो आइज़र्स ने कुछ बता रखा है कि इस पे आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो, तो किस पे नहीं लेते हैं, जो है जो आइज़र्स ने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रखा। देखो कभी भी फ्रॉड और एरर होते हैं, तो फ्रॉड एंड एरर के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्पेसिफिकली आइज़र जो है वो बनाया हो, उसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। आइज़र 240 है, उसके अंदर जो है वो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि फ्रॉड से रिलेटेड आपके पास क्या है, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें जो हैं उसके अंदर आती हैं। ठीक है, बाकी आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि यार आइज़ा के नंबर वगैरह याद करके चलो, लेकिन आपको खुद को थोड़ा सा अंदाज़ा लगाओ। देखो जब भी फ्रॉड और एरर होगा तो कंपनी के अंदर होगा, मैनेजमेंट को उसको कुछ ना कुछ तो पता चल रहा होगा, मैनेजमेंट को नहीं पता चल रहा तो उनकी कॉम्पिटेंसीज़ पे आएगा, उनकी कंट्रोल्स के ऊपर शक पैदा होगा। ठीक है, तो फ्रॉड एंड एरर से रिलेटेड तो आप हमेशा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो कि देखो हम लोगों ने, क्योंकि ऑडिटर क्या करते हैं, सैंपल के बेसिस पे चेकिंग करते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि बाकी चीज़ें जो हैं वो अलग हो जाएँ, तो हम क्या ऐसा एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि एक तो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करी जाएँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी भी चीज़ें ट्रांजैक्शन वगैरह होती है वो ऑडिटर को प्रोवाइड करी जाएँ। उसमें से हम सैंपल लेंगे और बाकी देखेंगे। बाकी उसके बाद हम एक रिटन रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि मैनेजमेंट भैया बता दो हम लोगों को कि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो एरर और फ्रॉड से फ्री रह रही हैं। ठीक है, कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, कोई एरर वगैरह नहीं हो रहा, और इसके लिए स्पेसिफिकली आइज़र 240 भी है। ठीक है, तो फ्रॉड एंड एरर तो इसका आंसर नहीं होगा। लॉज एंड रेगुलेशन भी सेम काइंड ऑफ थिंग ही है। आइज़ा इसके लिए 250 होता है, ऊपर वाले 240 होता है। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, कोई आइज़ा नंबर देख के घबराओ मत, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, और नहीं पता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप इसको थोड़ा सा अपना बेसिक कॉमन सेंस लॉजिक लगा के आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, लाइक लॉज एंड रेगुलेशंस के अंदर आप मान के चलो कोई कंपनी लॉज और रेगुलेशन फॉलो कर रही है, नहीं कर रही, तो हम लोगों को बाद में एक बारी उनसे एक बारी रिटर्न में दिखवा लेंगे ना कि सारे वो लॉ फॉलो कर रहे हैं, रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। तो इससे यार हमें ये हो जाता है कि ठीक है, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं रही। हमने तो यहाँ कंपनी से पूछा था कि भैया तुम सारे लॉ वगैरह फॉलो कर रहे हो, कोई ऐसे घपलेबाजी वगैरह तो नहीं कर रहे, लॉज वगैरह तो नहीं कर रहे, घपलेबाजी तो फ्रॉड वगैरह में आ जाएगी, लेकिन सारे लॉज का जो भी कानून वगैरह बनाए गए हैं उसको फॉलो कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे। ठीक है, कर रहे हो तो बस लिख के दे दो, ताकि बाद में हमारे पास एक एविडेंस रहे कि हाँ भाई देखो मैनेजमेंट ने लिख दिया था कि वो लॉज और रेगुलेशन को फॉलो कर रही है। अब बाद में ऐसी वो पकड़ी जाती है कि वो लॉज और रेगुलेशन को फॉलो कर रही है, तो फिर इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि हम दिखा देंगे कि भैया ये देखो हमने लिखवा दिया था उससे। ठीक है, तो ये वाली भी ऑप्शन नहीं होगा। एनालिटिकल प्रोसीजर, अब ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स कौन करते हैं, ऑडिटर परफॉर्म करते हैं। अब अगर कोई ऑडिटर ही चीज़ परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए मैनेजमेंट से क्यों लिख के लिखवाएगा भाई। एनालिटिकल प्रोसीजर कौन परफॉर्म करता है, ऑडिटर। वही देखता है, पास्ट एंड देखता है, कंपैरिजन वगैरह करता है, ये सारी चीज़ें एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अंदर आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें परफॉर्म कौन कर रहा है, ऑडिटर ही कर रहा है। तो अब जो चीज़ ऑडिटर कर रहा है उसके लिए वो मैनेजमेंट से क्यों लिखवाएगा कि भाई वो चीज़ सही है या फिर नहीं। ठीक है, कि मैनेजमेंट एविडेंस दे दे। इसके लिए तो वो खुद के अपने वर्किंग पेपर्स जो भी अपने एविडेंस के अंदर रखना चाहेगा वो रखेगा। ठीक है, इसके लिए आपको रिटन रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आपका आंसर जो है वो क्या बन जाएगा, एनालिटिकल प्रोसीजर। इसके बाद देखो सब्सिक्वेंट इवेंट्स, अगेन ऐसे आप लोगों ने पहले भी अगर वीडियोज़ वगैरह देखे रिव्यू एंड रिपोर्टिंग के, तो उसमें भी हमने काफ़ी देख रखा है कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स के लिए भी हम लोग रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं, अगर कोई और रिलायबल एविडेंस नहीं रहता। क्योंकि देखो ये आपका ईयर एंड यहाँ पे हो रहा है, इसके बाद कुछ ऑडिट रिपोर्ट से पहले पहले कुछ भी हो जाता है तो वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स में आ जाता है। ठीक है, अब सब्सिक्वेंट इवेंट्स के अंदर आ जाता है तो हम लोग मैनेजमेंट से एक रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं कि लाइक ये चीज़ एक तो पहली बात आपकी ईयर के दौरान भी नहीं हुई, आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, और ये जो है वो ईयर के बाद भी है, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ये सारी चीज़ें बस एक कन्फर्मेशन के लिए कि हाँ ये सारी चीज़ें हो रखी हैं, ये सब चीज़ें हमें जो है वो सही तरीके से मिल रखी हैं, बस दैट इज़ इट। ठीक है, तो इसलिए वाला आंसर भी नहीं होगा, एनालिटिकल प्रोसीजर एक सही हो जाएगा। सारी चीज़ें आप देखोगे मैनेजमेंट से कहीं ना कहीं रिलेट कर रही थी, तभी हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं, बट एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऑडिटर कर रहा था, तो इसलिए इसमें मैनेजमेंट की बात ही नहीं है, तो फिर मैनेजमेंट को क्यों बीच में लाना। ओके, आगे चलते हैं। 190, which two of the following must be included in every written representation according to ISA 580। अगेन नंबर यूज होती है, बस आपको पता होना चाहिए कि रिटन रिप्रेजेंटेशन के अंदर हमेशा क्या ना क्या चीज़ होनी ही चाहिए। प्लान्स और इंटेंशंस ऑफ मैनेजमेंट दैट अफेक्ट कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स, ऐसा कोई मतलब प्लान या फिर इंटेंशन मैनेजमेंट की जो कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स को अफेक्ट करे, ये मैं काइंड ऑफ कहूँगा काफ़ी स्पेसिफिक चीज़ है। कोई एंटिटी चाहे तो अपनी रिटन रिप्रेजेंटेशन में ये लिखवा सकती है, कोई चाहे तो वो नहीं करा सकती, क्योंकि आप हर जगह पे तो ये नहीं देखोगे ना कि मैनेजमेंट के क्या इंटेंशंस हैं कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स को अफेक्ट करने का, तो ये तो सीधा सीधा नॉट रिक्वायर्ड हो गया। और ये तो आप लोग ना अपने काफ़ी आराम तरीके से लॉजिक से भी बता सकते हो, बहुत आसान था। ठीक है, कोई आप किसी चीज़ का रिटन रिप्रेजेंटेशन देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि मस्ट बी इंक्लूडेड इन एवरी रिटन रिप्रेजेंटेशन। ये यहाँ पे खाली एक स्पेसिफिक एंटिटी की बात नहीं हो रही है, हर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किसी भी कंपनी से लोगे तो आप हर कंपनी के पास जाके ये थोड़ी देखते हो कि मैनेजमेंट की क्या इंटेंशन है, क्या प्लान्स हैं, अपने एसेट्स कैरिंग वैल्यू से रिलेटेड। ठीक है, ये तभी इंक्लूड किया जाता है जब आपको लगता है कि यस आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर में ये सब चीज़ें लिखवानी चाहिए।
जब रेलिवेंट लगे बेसिकली, ठीक है। confirmation from management that they have provided the auditor with all information एंड एक्सेस टू द रिकॉर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट। येस, ये आपके पास रिक्वायर्ड होता है। आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में ये लिखवा लो कि भैया देखो मैनेजमेंट हमें सारी ट्रांजेक्शन वगैरह अच्छी तरीके से प्रोवाइड करी गई हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमने मांगी थी वो सारी हमको मिली गई हैं, सारे रिकॉर्ड्स का हमें एक्सेस मिला गया। नहीं मिला तो फिर अगेन वही आ जाएगा कि लैक ऑफ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अगेन, ठीक है। तो इसलिए हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिखवा लेते हैं कि भैया मैनेजमेंट ने सारी चीज़ें दे दी गई हैं, सारी इन्फॉर्मेशन, सारे रिकॉर्ड, सब चीज़ें जो दे दी गई हैं, सब चीज़ों का एक्सेस दे दिया गया। मैंने सारी चीज़ें जो है चेक कर ली। एक सिक्योरिटी रूम था, वो मुझे ऑडिट करने का मौका ही नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये दिक्कत की बात आ जाएगी। इसलिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में सारी चीज़ें लिखवा लो कि ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दिए। तो हर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में ये सारी चीज़ें होती हैं। कन्फर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्यूरेट और फ्री फ्रॉम एरर। नहीं नहीं नहीं, ये रिक्वायर्ड नहीं होता कभी भी। एक मैनेजमेंट यार ये थोड़े लिख के दे देगी कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एकदम सही है, उसमें कोई एरर ही नहीं है, फिर ऑडिट ही क्यों करवा रहे हो? अगर उनको लगता है कि सारी स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, एरर उसके अंदर नहीं है, तो ऑडिट किसके लिए करा रहे हो भाई? ठीक है, कुछ भी 100% आप आपकी तरफ से सही हो, लेकिन कुछ ना कुछ कमी जो है वो निकल ही जाती है। वरना एक्चुअली सब चीज़ें काम कुछ ना कुछ तो ह्यूमंस कर ही रहे हैं, और इंसान तो होता है गलतियों का पुतला है, तो कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। तो आप खाली ये कहो कि एक्यूरेट या फिर फ्री फ्रॉम एरर है, तो ये एकदम गलत बात है। ऐसा कोई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। इसके बाद कन्फर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट दैट ऑल द ट्रांजेक्शंस हैव बीन रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। येस, ये रिक्वायर्ड होता है कि यार अब मैं तो आपको स्टार्टिंग से ही बताता हूँ कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रखी हैं वो सारी आपने रिकॉर्ड करके दे रखी हैं। कुछ ऐसा ना हो कि आपकी कुछ ट्रांजेक्शन्स आपने रिकॉर्ड ही ना कर रखी हो। अब आप उसको रिकॉर्ड ही नहीं करोगे तो हम उसको ऑडिट कैसे करेंगे? बात को समझ रहे हो? इसीलिए हम ये कन्फर्मेशन ले लेते हैं मैनेजमेंट से कि भैया देखो सारी ट्रांजेक्शन्स आप लोगों ने जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखा रखी हैं, और हम उसी के हिसाब से जो है वो ऑडिट कर रहे हैं। बाद में पता चले कि उन्होंने तो कोई ट्रांजेक्शन पहले दिखाई नहीं ऑडिट के वक्त, और हम लोगों ने बाकी सारी चीज़ों को ऑडिट कर दिया, बाद में जो है वो ये ट्रांजेक्शन्स को वापस से रिकॉर्ड कर दिया। ऐसे ही नहीं चलता, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, दोनों की स्टडी समझ में आया हो। अगर आए हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। एक ही वीडियो और बनेगी, और इसके साथ ही आपके सेक्शन ए के जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।